डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्लास में मैं डॉक्टर सुनंदा देवपुरा, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में हम यूनिट फर्स्ट का जो ये टॉपिक है निगमन एवं आगमन विधियाँ, उसका पार्ट 1 हम लास्ट टॉपिक में कर चुके हैं। आज हम इसका पार्ट 2 करने वाले हैं। निगमन व आगमन विधियाँ, जिनको कहेंगे डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिडक्टिव मेथड किया था, आज हम इंडक्टिव मेथड करने वाले हैं। इंडक्टिव मेथड यानी आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। और ये इसका जो विश्लेषण है ये विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। आगमन विधि को ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल, अनुभव आश्रित यानी एम्पेरिकल व उत्तरानुभव यानी ए पोस्टीरियरी विधि भी कहते हैं। इसे तथ्य प्रणाली भी कहते हैं। इसमें हम विशिष्ट से सामान्य की ओर यानी फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल की ओर जाते हैं। इसमें प्रयोग व तथ्यों की सहायता से सिद्धांत बनाए जाते हैं। इस विधि के 2 भाग हैं। उसमें पहला है प्रयोगात्मक और दूसरा है सांख्यिकी। तो पहले हम प्रयोगात्मक पर जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम, जिसमें पहले हम प्रयोगात्मक विधि का अध्ययन करेंगे। प्रयोगात्मक विधि, इसमें नियंत्रित यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड, इसमें नियंत्रित प्रयोग किए जाते हैं जिनकी सहायता से कुछ घटनाओं का प्रभाव सरल परिस्थितियों में देखा जाता है। परंतु अर्थशास्त्र में प्रयोगात्मक विधि की अपेक्षा सांख्यिकी विधि का अधिक महत्व होता है। प्रयोगात्मक विधि में हम जैसे दूध के आहार का प्रभाव स्कूल के बच्चों पर देखने के लिए 2 स्कूल चुन लेते हैं और उनमें से एक स्कूल के बच्चों को दूध की खुराक देते हैं और दूसरे स्कूल के बच्चों को नहीं देते हैं। इस प्रकार दूध की खुराक के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन अर्थशास्त्र में के प्रयोगों का महत्व सीमित ही होता है। दूसरी विधि है सांख्यिकी विधि यानी स्टैटिस्टिकल मेथड। सांख्यिकी विधि का अर्थशास्त्र में नियंत्रित प्रयोग के स्थान पर सांख्यिकी विधि प्रयुक्त होती है। सांख्यिकी विधि का उपयोग तथ्यों के संग्रह, वर्गीकरण, विश्लेषण व निष्कर्ष निकालने में किया जाता है। इसमें सैंपलिंग के आधार पर संपूर्ण क्षेत्र के बारे में परिणाम निकाले जाते हैं। सैंपलिंग प्रणाली वैज्ञानिक होती है, इसके परिणाम विश्वसनीय होते हैं। यह प्रणाली वैज्ञानिक होती है और इसके परिणाम विश्वसनीय होते हैं और इसमें हमें त्रुटि की मात्रा का भी पता होता है। सैंपल का आकार बढ़ाकर त्रुटि की मात्रा कम की जा सकती है। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी विश्लेषण के 2 उपयोग बताए गए हैं। सांख्यिकी विश्लेषण के 2 उपयोग हैं। पहला सिद्धांतों की जांच और दूसरा आर्थिक संबंधों का संख्यात्मक माप। अब हम 1 बाय 1 इनको स्टडी करते हैं। हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। हाँ, सिद्धांतों की जांच, इसका पहला पार्ट है सिद्धांतों की जांच यानी टेस्टिंग ऑफ थ्योरीज। इसे हम परिकल्पना या हाइपोथेसिस की जांच, यदि हमें इस किसी परिकल्पना या हाइपोथेसिस की जांच करनी है कि आय के बढ़ने से भोजन पर व्यय बढ़ता है, तो इसके लिए उपभोक्ताओं का एक प्रतिनिधि नमूना यानी रिप्रेजेंटेटिव सैंपल चुन लिया जाता है और उनकी आय व भोजन पर किए गए व्यय के आंकड़े एकत्र कर लेते हैं। हम जानते हैं कि भोजन पर किए जाने वाले व्यय पर परिवार के सदस्यों की संख्या का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार हम 3 चल राशियाँ जैसे आय, सदस्यों की संख्या और भोजन पर व्यय में परस्पर संबंधों के बारे में प्रतीपगमन विश्लेषण यानी रिग्रेशन एनालिसिस की सहायता से परिणाम निकालते हैं। इस प्रकार
जो काम हम भौतिक विज्ञानों में प्रयोगशाला में नियंत्रित प्रयोग करने में संभव होता है, वह अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का प्रयोग करके संभव कर लिया जाता है। इस प्रकार विभिन्न चरों में हम सांख्यिकी विधि का प्रयोग करके किसी भी चर यानी वेरिएबल को स्थिर कर लेते हैं और इस प्रकार विभिन्न चरों में परस्पर संबंध स्थापित करने में सफल हो जाते हैं। अतः सांख्यिकी विधि ने अर्थशास्त्र को काफ़ी लाभ पहुंचाया है। अब दूसरा आता है आर्थिक संबंधों का संख्यात्मक माप। सांख्यिकी विधि के विश्लेषण के द्वारा हम आंकड़े एकत्र करके विभिन्न चल राशियों में संबंध स्थापित कर सकते हैं, जैसे प्रति हेक्टेयर उपज पर खाद, पानी इत्यादि। इसके लिए भी प्रतिगमन विश्लेषण यानी रिग्रेशन एनालिसिस की सहायता ली जाती है। इस प्रकार अर्थशास्त्र में आजकल आगमन प्रणाली यानी इंडक्टिव मेथड का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आगमन विधि के लाभ। आगमन विधि के लाभ हम कुछ पॉइंट्स इसके मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। यह विधि समष्टि अर्थशास्त्र में विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होती है, क्योंकि हम राष्ट्रीय आय, उपभोग, बचत व विनियोग के आंकड़ों की सहायता से परस्पर संबंध स्थापित करके इनमें आवश्यक परिवर्तन करने के लिए आर्थिक नीतियां बना सकते हैं। बेरोजगारी, मुद्रास्फीति आदि विभिन्न समस्याओं के अध्ययन में आगमन नीति विधि बहुत मदद करती है। दूसरा बिंदु है निष्कर्ष सीधे आंकड़े व तथ्यों पर आधारित होने से अधिक सार्थक व व्यवहारिक प्रतीत होते हैं। सारी प्रक्रिया कल्पनामूलक नहीं लगती बल्कि वास्तविक लगती है, क्योंकि वह वास्तविक जगत के तथ्यों पर आधारित होती है। निगमन विधि में मान्यताओं व परिकल्पनाओं पर अधिक जोर होता है, जिससे वह बहुत कुछ सिद्धांतिक प्रतीत होती है। लेकिन आगमन विधि में विषय से संबंधित तथ्यों व आंकड़ों की भरमार रहने से यह व्यवहारिक जगत के अधिक समीप प्रतीत होती है और इसमें अधिक रुचि दर्शाई जाती है। वह जो सांख्यिकी विश्लेषण है यह वैज्ञानिक होता है और इसमें त्रुटि की मात्रा को कम किया जा सकता है, परिणाम अधिक विश्वसनीय बनाए जा सकते हैं और सैंपलिंग के आधार पर सुदृढ़ होता है। सैंपलिंग विधि का आधार सुदृढ़ होता है और इसका उपयोग दिनों दिन बढ़ रहा है। इससे अर्थशास्त्र की उपयोगिता में काफ़ी वृद्धि हुई है और यह विधि निगमन विधि के सहायक के रूप में भी कार्य करती है। अब हम देखते हैं कि आगमन विधि के दोष क्या है। कुछ बिंदु आपके साथ डिस्कस करती हूँ। सांख्यिकी सूचना से पूर्णतया निश्चित परिणाम नहीं निकाले जा सकते हैं और आंकड़ों को एकत्र करने और उनसे सही निष्कर्ष निकालने में बड़ी सावधानी व दक्षता की आवश्यकता होती है। आंकड़े स्वयं नहीं बोलते, उनसे अर्थपूर्ण परिणाम निकालने के लिए तर्क का सहारा लिया जाता है। इसमें तर्क विधि या निगमन विधि का भी साथ में उपयोग किया जाता है और सांख्यिकी विश्लेषण में व्यक्तिगत जांचकर्ता के पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण का भी काफ़ी भय रहता है। तो सारांश ये है कि आगमन विधि के सफल प्रयोग के लिए उच्च कोटि के सांख्यिकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि आजकल अर्थशास्त्र के अध्ययन में सांख्यिकी व गणित जैसे विषयों की अनिवार्यता बढ़ती जा रही है, ताकि आगे चलकर आगमन विधि का उपयोग करने में सुविधा रहे। और अल्टीमेटली हम क्या कहना चाहते हैं कि ये दोनों विधियाँ एक दूसरे की पूरक हैं। प्राचीन अंग्रेज अर्थशास्त्रियों ने निगमन विधि पर अधिक बल दिया था, जबकि जर्मनी में ऐतिहासिक विचारधारा के समर्थकों ने आगमन विधि को अधिक आवश्यक बतलाया। प्रोफेसर मार्शल ने दोनों विधियों को परस्पर पूरक बतलाया है। सैमुएल्सन का मत है कि संपूर्ण विधि निगमन और आगमन का एक उचित मिश्रण होती है
और इनके सह अस्तित्व को प्रकट करती हैं। आजकल दोनों विधियों में से चुनाव करने के पहले वाला विवाद लगभग समाप्त हो गया है, क्योंकि दोनों में सह अस्तित्व पाया जाता है। दोनों एक दूसरे में इतनी घुल मिल गई हैं कि लगभग एक रूप व समरस हो गई हैं। आई होप आपको आगमन विधि और निगमन विधि वाले दोनों पार्ट्स, पार्ट 1 और पार्ट 2 पूरी तरह से समझ में आए हैं और आपने उनका पूरा लाभ उठाया होगा। आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप इसको रिवाइज़ कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। यही आपकी अटेंडेंस होगी। थैंक यू सो मच।